हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमाननगर। जो ये अपनी एग्जामिनेशन सीरीज चल रही है सर, इसके 3 पार्ट हो गए, ये चौथा पार्ट है। अब इसमें आईयूएस क्लबिंग सेट ऑन सेट ऑफ के क्वेश्चंस करते हैं सर। ठीक है, चलो लेट स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सिंपल एक रिक्वेस्ट, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। देखो, डिस्कस द टैक्स इंप्लीकेशन अंडर सेक्शन 56(2) इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। देखो भाई, मिस्टर तेजपाल रिसीव्ड अ पेंटिंग बाय मिस्टर एफ हुसैन, नहीं एम एफ हुसैन, मिस्टर नहीं है, एम एफ हुसैन वर्थ 2 लाख रुपीज फ्रॉम हिज नेफ्यू ऑन हिज 10th वेडिंग एनिवर्सरी। क्या ये टैक्सेबल है? यस सर, ये टैक्सेबल है, क्योंकि ये रिलेटिव की डेफिनेशन में ही कवर नहीं है। नेफ्यू कब से आने लग गया रिलेटिव की डेफिनेशन में? अगला, वर्मा सन ट्रांसफर्ड शेयर्स ऑफ डी लिमिटेड टू वर्मास एचयूएफ। अच्छा, बेटे ने अपने पापा के एचयूएफ में ही ट्रांसफर किया विदाउट एनी कंसिडरेशन। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स इज 2.5 लाख। शेयर कैपिटल एसेट तो है, बट ये रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर्ड है, इसलिए ये टैक्सेबल नहीं है। अगला, Shanshan Private Limited purchased 9,500 equity shares of Saturn Private Limited at 86 rupees per share. The fair market value of the share on the date of transaction is 105. सर 105 का शेयर कितने में लिया है? 86 का शेयर था, 105 में लिया है सर। ठीक है, कंपनी ने, तो 105 माइनस 86, 19 रुपीज। 19 रुपीज इंटू 9500 कर लो, तो 9500 ये आ जाएगा 180,500। ये कंपनी के हाथ में टैक्सेबिलिटी आ जाएगी सर। फेयर मार्केट वैल्यू से कम में लिया, टैक्सेबिलिटी आ गई सर। किसके हाथ में? रेसिपिएंट के हाथ में। सिंपल समझ आया सर? एकदम सिंपल, सेक्शन 56 के हिसाब से, क्योंकि शेयर्स को हम कैपिटल एसेट मानते हैं। ये 50,000 से ज्यादा है, इसलिए टैक्सेबिलिटी आ गई। ये ध्यान रखिएगा सर। ठीक है, मैं आपको इसलिए ये चीज ध्यान रखने बोल रहा हूं, क्योंकि आईयूएस में अमेंडमेंट है। आईयूएस में अमेंडमेंट है। ठीक है, अमेंडमेंट ये सर कि प्राइवेट कंपनी अगर फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा लोगों से शेयर्स अगर लेती है, वापस लेती है, और उन्हें फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा पैसा देती है, तो पहले क्या होता था, ये टैक्सेबल होता था आईयूएस में। अब ये टैक्सेबल नहीं है आईयूएस में, ये अमेंडमेंट आया है सर। बट ये जो ट्रांजेक्शन है ये अमेंडमेंट वाला नहीं है, ये तो सिंपल सेक्शन 56 का ट्रांजेक्शन है सर, 56 का। बट मैं आपको इसलिए बताया कि वो अमेंडमेंट वाली बात भी है। ये वाले पॉइंट पे अमेंडमेंट वाली बात नहीं है, बट वो अमेंडमेंट वाली बात भी है, इसलिए मैंने आपको याद दिलाया सर। अगला देखो, Mr. Sharan's land was acquired by the government in August 2011. He received an interest of 5,40,000. इसका सिंपल हमेशा याद रखना, इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन जिस साल मिलेगा उस प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल है। कितना टैक्सेबल है सर? पूरा टैक्सेबल नहीं होता, 50% एक्सपेंस हमें मिल जाता है। तो सर 5,40,000 है, इसका 50% मिल जाएगा, मीन्स 2,70,000 हमारा क्या आ जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर? Mr. Rajan decided to sell capital asset to Mr. Mahajan and received an advance of 1 lakh. हम सीख क्या है? 1/4/2014 के बाद अगर एडवांस मनी फोरफीट हो रहा है तो उस केस में आईयूएस में टैक्सेबल। उससे पहले फोरफीट होता है तो कॉस्ट में से माइनस होता है, तो ये 1 लाख सर आईयूएस में टैक्सेबल हो जाएगा। समझ आया? सिंपल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो, क्लबिंग का क्वेश्चन देखो, बस यही एक क्वेश्चन था। हाँ, आईयूएस में एक क्वेश्चन। चलो भाई, क्लबिंग देखते हैं। श्री राम कुमार, हाँ ये तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है सर, इसके लिए पेज ऐड कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बड़ा है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है सर। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से क्लबिंग का मेरे को तो पसंद है सर। डिटरमाइन द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ, ग्रॉस टोटल इनकम है ना, श्री राम कुमार एंड श्रीमती राम कुमार फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 फ्रॉम द फॉलोइंग। एक काम करते हैं, लिखते हैं श्री राम कुमार एंड श्रीमती राम कुमार। ठीक है, श्री और श्रीमती। ठीक है, तो देखो भाई, सैलरी रिसीव बाय श्री राम कुमार फ्रॉम द कंपनी इज 1,80,000 एंड श्रीमती राम कुमार फ्रॉम डूइंग अ जॉब, ये कुछ भी है, फ्रॉम डूइंग अ जॉब इन अ कंपनी एंड गेटिंग अ सैलरी ऑफ 2,40,000 पर एनम। सर ये 115 बीएससी के हिसाब से चल रहे कि नॉर्मल, ये तो देखना ही पड़ेगा सर, नहीं तो आंसर कैसे निकालेंगे? दे हैव नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम अंडर 115 बीएससी 1A। तो ये कैसे चल रहे हैं? सीखो, एक लैंग्वेज का ट्विस्ट सिखाता हूं। वैसे तो इंस्टीट्यूट ने अभी तक इस लैंग्वेज में ऐसा ट्विस्ट किया नहीं है, बट ये ट्विस्ट हो सकता है एग्जाम में। देखो क्या बोला है, दे हैव एक्सरसाइज, दे हैव नॉट एक्सरसाइज्ड, नॉट एक्सरसाइज्ड। अगर ये ऐसा लिखा रहता है, दे हैव एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, तो हम उसको बोलते हैं नॉर्मल स्कीम में चल रहा है।
बट देखो क्या लिखा है, दे हैव नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। मतलब ये 115 बीएससी में ही चल रहे हैं, लैंग्वेज में खेला है सर, लैंग्वेज में। विश्वास करो आधे स्टूडेंट तो यहीं पर गड़बड़ कर देंगे, यहीं से गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। चलो बट आगे पढ़ते हैं, अपन क्वेश्चन करते हैं। लैंग्वेज में खेला है, सीखने लायक चीज। तो सर यहाँ पर इन्होंने बोल दिया भाई ये तो 115 बीएससी में चलेंगे, तो 115 बीएससी में इनकी सैलरी हो जाएगी, सैलरी सर 1,80,000 और 2,40,000। सर स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दो सर, सर 75,000 दे देना सर, नया वाला तो 75,000 है सर। सीख के आए हैं तो ये आ जाएगा सर, ये तो 1,05,000 आ जाएगा, इसको माइनस करना पड़ेगा सर। 2,40,000 माइनस 75,000, ये आ रहा है सर 1,65,000, ठीक है। ये तो इनकम फ्रॉम सैलरी हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया क्वेश्चन में नेक्स्ट, अरे कहाँ गया मैं, ये रहा। श्री राम कुमार ट्रांसफर्ड अ फ्लैट टू हिज वाइफ श्रीमती राम कुमार ऑन 1 September 2024 फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन। द रेंट रिसीव फ्रॉम दिस लेट आउट फ्लैट इज 9,000 पर मंथ। अब सबसे प्यारी वाली बात पता है आपको, ये इस पॉइंट में पता नहीं चल रहा है कि फ्लैट साल भर रेंटेड आउट था या साल के आधे दिन रेंट आउट था, क्योंकि लैंग्वेज नहीं है सर, यहाँ पर आपको एजम्पशन लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप दो एजम्पशन ले सकते हो, आप ये मान सकते हो कि सर फ्लैट सितंबर से रेंट पे था, या तो ये मान सकते हो सर कि साल भर रेंट पे था, हमने सितंबर से वाइफ को दिया था सर, ठीक है। इससे आंसर वेरी करता है, क्योंकि सर सितंबर के पहले अगर रेंट रिसीव्ड हो रहा है, ठीक है ध्यान देना सर, सितंबर के पहले अगर रेंट रिसीव्ड हो रहा है तो श्री राम कुमार के हाथ में आएगा, और सितंबर के बाद सितंबर से वाइफ के हाथ में आएगा, क्योंकि हमने जो ट्रांसफर किया वाइफ को वो फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन किया, पैसा लिया है हमने वाइफ से। तो सर 9,000 अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने, तो 9 5 से 45 सर, रेंट 45,000, ठीक है 45,000, और ये बचा हुआ नेक्स्ट ये 5 महीने हुए, 7 महीने का वहां पर जाएगा 63,000 माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो ये कितना हो जाएगा 45,000, इसका 30% भैया 13,500 माइनस किया 31,500। अच्छा ये ना मैं ऐसे करके लिख लेता हूँ, ये ए है क्योंकि मेरे को लास्ट में सबको टोटल करना पड़ेगा ना, और इसका भी 63,000, इसका 30% 18,900 माइनस किया 44,100, ठीक है। ये हो गया बी, IHP की इनकम आ गई सर, ठीक है। और पढ़ते हैं, क्वेश्चन बहुत प्यारा है सर। देखो श्री राम कुमार एंड हिज वाइफ श्रीमती राम कुमार बोथ आर द पार्टनर्स इन द फर्म, ठीक है। श्री राम कुमार रिसीव 36,000 एंड श्रीमती राम कुमार रिसीव 64,000 एज इंटरेस्ट फ्रॉम द फर्म एंड ऑल्सो एट अ शेयर ऑफ प्रॉफिट। सर शेयर ऑफ प्रॉफिट तो एग्जेम्प्ट है, ठीक है, बट ये जो इंटरेस्ट मिला है ये टैक्सेबल है। लो भाई पीजीबीपी में इंटरेस्ट आ गया सर, पीजीबीपी में इंटरेस्ट की इनकम है ना, कितनी है 36 एंड 64, अरे ये कैसे लिख दिया 36,000 एंड 64,000, ठीक है। इसको लिख लेते हैं अपन सी, क्योंकि टोटल करने में ये भी काम आएगा। नेक्स्ट देखो, श्रीमती राम कुमार ट्रांसफर 10% डिबेंचर वर्थ 3 लाख टू श्री राम कुमार। अच्छा वाइफ ने हस्बैंड को डिबेंचर दिया सर, तो होल अमाउंट ऑफ 3,30,000, पहले तो होल अमाउंट बोला सर, होल अमाउंट मतलब ये 3 लाख और उसमें जो 10% इंटरेस्ट मिला 30,000, वो भी दोनों मिला के। तो पहले तो सर बिना एसेट ट्रांसफर हुए सर यहाँ पर इनकम ट्रांसफर हो गई है, तो 30,000 क्या क्लब हो जाएगा, यस क्लब हो जाएगा, और वाइफ के हाथ में। ये हो गई हमारी अगली IUS की इनकम। इंटरेस्ट ही है सर, इंटरेस्ट 30,000 जो कि वाइफ के हाथ में जाएगा, हस्बैंड के हाथ में तो होगा ही नहीं, ठीक है। अगला, अब ये पूरा जो 3,30,000 वॉज इन्वेस्टेड बाय श्री राम कुमार इन द सिमिलर इन्वेस्टमेंट एंड अर्नड 39,000। अब राम कुमार ने भी इन्वेस्ट कर दिया 39,000 को। हम एक बात सीख के आए सर, जो इनकम क्लब हो गई है
वो क्लब इनकम से जो इनकम होती है वो दोबारा क्लब नहीं होती है। तो ये 39,000 जो है, इसमें 30,000 क्लब्ड इनकम है। अब इस क्लब्ड इनकम से जो इनकम होगी वो दोबारा क्लब नहीं होगी। मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं सर 39,000, सर 3,30,000 में 3,30,000 इन्वेस्ट किया तो 39,000 कमाया। सर इसमें से 30,000 वो वाला था जो क्लब हो गया था, ठीक है। तो इसमें कितना आ जाएगा, ये 39,000 डिवाइडेड बाय 3,30,000 इंटू 30,000। सर ये आ रहा है मेरा 3,545। सर ये 30,000 क्लब वाली इनकम थी, इससे जो इनकम हुई है ये क्लब नहीं होगी। तो ये श्री राम कुमार के याद में रहेगी सर 3,545। यहां लिख लेते हैं इंटरेस्ट 3,545 माइनस 39,000, बची हुई तो क्लब होगी ना सर। 3,545 ले लो, राउंड फिगर कर लो सर। बेस्ट पॉइंट है ये इस पूरे क्वेश्चन का। मेरे को कोई बोलेगा ना आखिरी दिन घोट के पी जाओ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर कोई स्टूडेंट ये पॉइंट नहीं किया ना, वहां जाके बहुत गलती करके आने वाला है, बहुत गलती। और मेरे को तो इस क्वेश्चन का सबसे प्यारा पॉइंट तो यही लगा, सबसे प्यारा पॉइंट है सर ये, ठीक है। उसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है, देखो। मदर ऑफ श्री राम कुमार ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी टू मास्टर रोहित सन ऑफ श्री राम कुमार। अपने बेटे को ट्रांसफर करी प्रॉपर्टी इन द ईयर 2023। मास्टर रोहित एज 13 ईयर, माइनर है सर, रिसीव 15,000 एज इनकम। 115 बीएससी है सर। सर 1032 आप क्लेम नहीं कर पाओगे सर, क्योंकि 115 बीएससी के हिसाब से चल रहे हो। अब बात ये 15,000 किसके हाथ में क्लब होने वाला है। तो सर क्लब होने के लिए पहले मेरे को टोटल निकालना पड़ेगा कि किसकी इनकम ज्यादा आ रही है बिफोर क्लबिंग। हस्बैंड वाइफ किसकी इनकम ज्यादा है। तो एक काम करते हैं, पहले इंटरेस्ट का तो टोटल कर लूँ। तो इंटरेस्ट है 3,545, इसको लिख लूंगा डी, और ये आ जाएगा 30,000 प्लस 3,545, 30,000 प्लस 3,545, ये आ रहा है सर 6,545, ये हो जाएगा डी, ठीक है। तो अब अपन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी चारों को टोटल करते हैं, देखते हैं किसकी इनकम ज्यादा आ रही है सर। 1,05,000 प्लस 31,500 प्लस 36,000 प्लस 3,545, तो ये आ रहा है सर 176,045। ऑब्वियसली वाइफ की ज्यादा आने वाली है। देखो 1,65,000 प्लस 44,100 प्लस 64,000 प्लस 64, नहीं 65,455, ये आ रहा है सर। बाप रे, वाइफ की तो इनकम ही देखो सर 338,555। तो ऑब्वियसली वाइफ की इनकम क्या है सर, ज्यादा है। और अगर वाइफ की इनकम ज्यादा है तो किसके हाथ में क्लब होगी, बच्चे की इनकम वाइफ के हाथ में। तो ये माइनर सन, इसकी जो इनकम है 15,000, ये वाइफ के हाथ में क्लब होगी, नॉट हस्बैंड के हाथ में। ये ध्यान रखना, बच्चे की इनकम क्लब करने से पहले पेरेंट्स की इनकम कैलकुलेट कर लेना कि किस पेरेंट्स की इनकम ज्यादा आ रही है, उसके हाथ में क्लब होती है सर। तो 17645 प्लस कर लो इसमें 15,000, तो ये आ रहा है सर 353,555। हमें तो बोला था ना सर ग्रॉस टोटल इनकम निकालने, लो सर ग्रॉस टोटल इनकम दोनों की। अच्छा क्वेश्चन था, मेरे को तो ये क्वेश्चन पसंद आया। एग्जाम में देख के जाने लायक क्वेश्चन है सर, एक बार देख के जाओगे तो ही वहां बनेगा, नहीं तो कोई ना कोई पॉइंट पे गड़बड़ कर दोगे सर क्लबिंग में। भाई बात समझ। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मयूर गिफ्टेड अमाउंट ऑफ रुपीज 5 लाख टू द वाइफ ऑफ हिज ब्रदर which was used by her for the purchase of a house, and simultaneously on the same day brother of Mayur gifted shares owned by him in the foreign company worth 5 lakh to the minor son of Mayur. What will be the impact of such transfer? सर ये तो क्रॉस ट्रांसफर है सर, क्रॉस ट्रांसफर का क्वेश्चन है सर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है सर। तो जो मयूर ने गिफ्ट किया है टू द वाइफ ऑफ हिज ब्रदर, वो ब्रदर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा सर। और उसके ब्रदर ने जो मयूर के बेटे को दिया हुआ है सर 5 लाख वर्थ फॉरेन कंपनी के शेयर्स, वो मयूर के हाथ में मयूर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। समझ आया। ये तो क्रॉस ट्रांसफर इजी क्वेश्चन है सर, एकदम सिंपल क्वेश्चन है क्रॉस ट्रांसफर का, ठीक है। मयूर और उसका भाई
और उसकी वाइफ, इसका बेटा, इसने इसकी वाइफ को जो दिया वो उसके भाई के हाथ में क्लब हो जाएगा, और इसने जो इसके बेटे को दिया वो मयूर के हाथ में क्लब हो जाएगा। क्रॉस ट्रांसफर, इसी को तो बोलते हैं क्रॉस ट्रांसफर। ठीक है, ये हमारा खत्म हुआ। ठीक है, ये हमारा क्या खत्म हुआ, क्लबिंग। अब बात आती है सेट ऑन सेट ऑफ की, ये एक और कर लेते हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट में अपन डिडक्शन, क्लबिंग, डिडक्शन, टीडीएस, टीसीएस, प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न और असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, वो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल लाइबिलिटी वाला, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम वाला जो क्वेश्चन है वो भी करना रहेगा सर। ठीक है, चल ध्यान दो, पहले नीचे क्वेश्चन में आके पढ़ो क्या बोल रहे हैं हमें। देखो, compute the gross total income of Miss Pooja if she has exercised the option of shifting out of the default tax regime। मतलब नॉर्मल चल रहे, थैंक यू। ठीक है, पूजा has always filed his return within the due date specified under section 139(1) of the Income Tax Act 1961। ओके, देखो सेट ऑन सेट ऑफ का जो क्वेश्चन होता है ना, उसको करने का तरीका ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप क्या करो सर, एक तो ऊपर लिखोगे सर कंप्यूटेशन वगैरह वगैरह वगैरह, वो लाइन तो लिखोगे ही आप। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर लेते लगेगी सर इस। अब क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, एक एक हेड वाइज चलना चाहिए, क्योंकि ना सर एक साथ पूरा करने जाओगे ना दिक्कत हो जाता है। देखो मैं आपको समझाता हूँ, पर्टिकुलर्स लिखो, रुपए लिखो, रुपए लिखो। ठीक है, अब एक एक पढ़ते जाओ और पढ़ते पढ़ते साथ में ट्रीटमेंट करते जाओ। देखो, मिस पूजा रेसिडेंट इंडिविजुअल प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर हर इनकम एंड लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। ठीक है, सबसे पहला दिया हुआ इनकम फ्रॉम सैलरी, यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, आप शॉर्ट फॉर्म में एग्जाम में नहीं लिखेंगे सर, इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी से इनकम दी हुई है सर, कितनी है, 2,20,000। अब कोई भी स्टूडेंट को यहाँ पर जगह छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसे भी पता है सर कि सेट ऑन सेट ऑफ तो हो सकता है ना सर। ठीक है, अगला इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नेट एनुअल वैल्यू दी हुई है सर 1,50,000। ठीक है सर, थोड़ी सी जगह छोड़ा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी NAV दी हुई है सर 1,50,000, 150 है ना। अब इसमें क्या है, हमें एक चीज तो पता है सर, स्टैंडर्ड डिडक्शन है सर 30%, वो तो क्लेम कर ही लो सर, तो वो आ जाएगा आपका 45,000। अब इसके बाद थोड़ी जगह छोड़ दो, क्योंकि इंटरेस्ट हो सकता है, सेट ऑन सेट ऑफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते, शेयर ऑफ लॉसेस फ्रॉम अ फर्म इन विच शी इज अ पार्टनर, इसको चाहो तो यहां पर भी लिख सकते हो। ठीक है, यहां पर भी लिख सकते हो, और चाहो तो सीधा वर्किंग नोट में इसका आंसर दे सकते हो सर। मैं स्टूडेंट को बोलता हूं ज्यादा बेटर है यहां पर एक सेंटेंस लिख दो, शेयर ऑफ लॉस इन द फर्म, ये एग्जेम्प्ट होता है, वर्किंग नोट में जाके लिख दो एग्जेम्प्ट, या फिर यहीं पर मेंशन कर दो एग्जेम्प्ट। अगर टाइम शॉर्ट है तो यहीं पर मेंशन करके खत्म कर दो, वर्किंग नोट तक अगर अपन को नहीं जाना है तो। ठीक है, ये टोटल आपकी चॉइस है सर। ठीक है, ये टोटल आपकी चॉइस है कि आप क्या प्रेफर करते हो, बट अभी तो ये पॉइंट को छोड़ दो सर, अभी तो ये एग्जेम्प्ट है। लॉस फ्रॉम ए स्पेसिफाइड बिजनेस कवर्ड अंडर सेक्शन 35 AD, अब ये लॉस है स्पेसिफाइड बिजनेस का, तो कोई भी स्टूडेंट को यहां पर क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए सर लॉस फ्रॉम ए स्पेसिफाइड बिजनेस, ये भले ही एडजस्ट स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से होता है, लिख के तो रखो। अब लिखो और उसके बाद सर यहां पर क्या करो, 20,000 अमाउंट लिख लो, समझो मेरी बात, 20,000 अमाउंट लिख लो, या फिर लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस लिख लो। अब स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम दिखी तो एडजस्ट करेंगे, अदरवाइज सर ये आउटर कॉलम में डैश कर लेंगे, जैसे यहां पर मैं लिख लिया 20,000 सर, ये कैरी फॉरवर्ड लिख लूंगा, यहाँ कैरी फॉरवर्ड होगा, आउटर कॉलम में डैश, क्योंकि आउटर कॉलम जाएगा ही नहीं सर, ये तो कैरी फॉरवर्ड होगा अगर कहीं और एडजस्ट नहीं हुआ तो। ये समझो, ये आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए। इससे क्या होता है, एक एक पॉइंट साथ में ट्रीटमेंट करोगे ना तो वहां गलती नहीं होती। आप एक भी पॉइंट छोड़े ना सर, तो सेट ऑन सेट ऑफ में एक भी पॉइंट छूटता है तो बहुत मिस्टेक हो जाती है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस, लो भाई सब तो पीजीपी की ही इनकम चल रही है, तो हेडिंग ही डाल दो सर पी, अरे यहाँ थोड़ा सा नीचे करके डालता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर डालो सर PGBP। ठीक है, यहाँ पर PGBP है और उसमें ये टेक्सटाइल बिजनेस की इनकम है, इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस कितनी है सर इनकम, बिफोर एडजस्टिंग द फॉलोइंग है ना, तो 3 लाख रुपीज इनकम है सर इनकी। ठीक है, इनकम। अब इसमें दिया हुआ है करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, सर ये तो हमें पता है करंट ईयर का डेप्रिसिएशन क्लेम करना मैंडेटरी है सर, तो डेप्रिसिएशन 60,000 क्लेम कर लो। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है सर अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, ये तो कहीं से भी एडजस्ट हो सकता है, इसको ना छोटा सा स्टार करके रख दो, क्योंकि हमें पता है ये कहीं भी एडजस्ट कर सकता है, हम इसको अभी नहीं लिख पाएंगे।
ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस बाद में। मेरा सीक्वेंस क्या होता है पता है सेट ऑन सेट ऑफ करने का? सिंपल सीक्वेंस है सर। पहले इंटर सोर्स कर लो, फिर इंटर हेड में दिमाग लगाओ, फिर ब्रॉट फॉरवर्ड में दिमाग लगाओ। इंटर सोर्स, इंटर हेड, ब्रॉट फॉरवर्ड, सीक्वेंस में चलोगे गलती नहीं होगी। अगर आप बोलोगे सर अभी के अभी सब चीजें करते रहते एडजस्ट, तो गलती हो जाएगी सर, नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा सर। ठीक है, कुछ ना कुछ मिस्टेक कर जाओगे। तो ये दोनों को स्टार करके रख दिया क्योंकि मेरे को ये आगे पढ़ना है और इसका ट्रीटमेंट करना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ डिबेंचर। सर डिबेंचर हो गया, मतलब एक पेज और ऐड कर लेता हूँ। ठीक है सर, ये इसको एक्सटेंड भी कर लेते हैं। अब लिख लेते हैं यहाँ कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है सर। आप एग्जाम में पूरा सेंटेंस लिख के आएंगे, कोई ऐसा नहीं करेगा सर। ठीक है, पता चला आप लोग भी ऐसे शॉर्ट फॉर्म में निपटा दिए तो वो आपको मार्क्स में भी शॉर्ट फॉर्म में निपटा देगा। ठीक है, 75,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन द सेल ऑफ इक्विटी शेयर, एसटीटी नॉट पेड, ये मेरे को पता है एडजस्ट हो जाएगा। तो सर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है सर, बट वो 75,000 का ही एडजस्ट होगा सर। ठीक है, ये डैश हो गया, अभी भी 25,000 का लॉस मेरे पास बचा है। उसके बाद देखो, ठीक, एग्जाम में क्या करना, यहां लिख लो 25,000 का लॉस बचा है मेरे पास, छोटा सा पेंसिल से बाद में मिटा भी सकते हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, लो भाई, और गेन भी है मेरे पास, तो अब तो एडजस्ट आराम से हो जाएगा। यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है सर 1,50,000 का। इसमें मैं सर जो मेरा ऊपर लॉस आया था ना सर 25,000 का, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, इसको एडजस्ट कर लेता हूँ सर। तो मेरे पास अभी भी 1,25,000 बचा है। अभी इनर कॉलम, आउटर कॉलम में नहीं जाएगा सर, क्योंकि अभी कुछ भी एडजस्ट और हो सकता है। डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई दिया हुआ है सर, देखो देखो देखो, आईयूएस डिविडेंड दिया हुआ सर 5,000। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। During the previous year 24-25, Ms. Pooja has repaid 5,25,000 towards housing loan from a scheduled bank, out of which 3,16,000 was towards payment of interest and rest towards principal. तो 3,16,000 towards interest, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नॉर्मल प्रोविजन में चल रहा है, हम इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। इंटरेस्ट आया 3,16,000, अब लॉस आ जाएगा सर 1,50,000 माइनस 30% माइनस 3,16,000, ये आ रहा है सर 2,11,000 का लॉस। ठीक है, बट मैक्सिमम लॉस हम कितना क्लेम कर सकते हैं सर, 2 लाख रुपीज का मैक्सिमम लॉस क्लेम कर सकते हैं। यहीं पर ब्रैकेट में एग्जाम में लिख के आना 11,000 का लॉस हमने कैरी फॉरवर्ड किया है, लिख के आना। अरे नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा सर, आ रही बात समझ। अब ये जो 2 लाख का लॉस है, क्या हम इसको सर सैलरी से एडजस्ट कर सकते हैं? यस सर, डेफिनेटली सैलरी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो सर आप चाहो तो दो तरीके, यहीं पर 2 लाख का लॉस दिखा दो, ठीक, 11,000 कैरी फॉरवर्ड दिखा दिए, और सर ये आउटर कॉलम में डैश कर लो, ध्यान दो, आउटर कॉलम में डैश कर लो, और यहां पर दिखा दो सर 2 लाख का लॉस आपने एडजस्ट किया है। आ रही बात समझ, 2 लाख का लॉस एडजस्ट किया है, तो सर बैलेंस इनकम जो है सैलरी की वो 20,000 कैरी फॉरवर्ड हुई है, ये आईएचपी का लॉस था सर। अच्छा, प्रिंसिपल भी तो किया ना पेमेंट, कितना था सर 5,25,000 माइनस 3,16,000, 2,09,000 का प्रिंसिपल रिपेमेंट किया सर। ठीक है, अब यहां पर मेरे को क्वेश्चन में ग्रॉस टोटल इनकम निकालने बोला है सर, टोटल इनकम निकालने बोलता तो प्रिंसिपल रिपेमेंट एटीसी में जाके लिख लेता, मेरे लिए मतलब ही नहीं बना, मेरे लिए मतलब नहीं बना, बट मैं आपको इसलिए सिखा दिया इन केस एग्जाम में मतलब बन गया तो। ठीक है, अब ध्यान दो, यहां तक कहानी अपन ने कर ली, ये अपन ने इंटर सोर्स पूरा कर लिया, इंटर सोर्स हो गया सर। अब इंटर हेड चलते हैं सर। इंटर हेड में जब बात आए तो सर ये वाला तो अब कैरी फॉरवर्ड ही हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया सर 35 एडी वाला। ठीक है, ये अपन ने डेप्रिसिएशन माइनस किया तो ये हमारा आ गया था सर 2,40,000। ठीक है, इसके बाद इंटर सोर्स में कोई एडजस्टमेंट बचा नहीं है, इंटर सोर्स हम कर चुके हैं। अब बात आती है सर, देखो हमारे पास ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है। अब कहानी चालू होगी, इंटर सोर्स हो गया, इंटर हेड में कुछ बचा नहीं है, अब ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस और फिर अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। सर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है हमारे पास 90,000, सर ये एडजस्ट हो जाएगा, पीजीपी की इनकम है हमारे पास सर। ठीक है, ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, ये एडजस्ट हो जाएगा सर। तो ब्रॉड फॉरवर्ड 2,40,000 माइनस 90,000, ये आ रहा है सर 1,50,000। अभी भी हमारे पास पीजीपी में इनकम बची है। ठीक, अब ध्यान दो, हमने किसका ट्रीटमेंट कर लिया सर, हमने ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस का ट्रीटमेंट कर लिया। अब हमारे पास सर अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन बचा हुआ है, और हमें एक बात तो पता है, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कहीं भी एडजस्ट हो जाता है, सबसे प्यारा है अदर देन सैलरी सर।
तो 2,25,000 का सर हमारे पास अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है। अब ये अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन हम पहले बिजनेस इनकम से एडजस्ट कर लेते सर। एक स्टूडेंट बोला सर इसको कैपिटल गेन से एडजस्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं, मैंने कब मना किया, मैंने कब मना किया। बट सर बिजनेस इनकम पे टैक्स ज्यादा है, कैपिटल गेन पे टैक्स कम है सर। कैपिटल गेन पे तो 12.5% है सर, बिजनेस इनकम पे तो बहुत ज्यादा टैक्स है। तो हम बिजनेस इनकम से पूरा एडजस्ट कर सकते हैं सर। हमारे पास 1,50,000, तो बिजनेस इनकम हमारी नील हो जाएगी। ये अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन हमने एडजस्ट किया सर। और हमारे पास 2,25,000 का अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन था, जिसमें से 1,50,000 हमने एडजस्ट कर लिया। तो सर हमारे पास अभी भी 75,000 का अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, जो कि हम कैपिटल गेन से एडजस्ट कर लेंगे, जो कि हम कैपिटल गेन से एडजस्ट कर लेंगे अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। तो सर ये हमारा कितना आ जाएगा? 50,000 आएगा मेरे ख्याल से, माइनस 1,25,000, 50,000। ये हमारी कैपिटल गेन की इनकम आ गई, समझ आया। डिविडेंड की इनकम तो 5,000 ही रहेगी सर। और क्या आएगा, और क्या आएगा ना, बस बस बस, और कुछ छोड़ा तो नहीं हमने ना। कभी भी एग्जाम में टोटल ग्रॉस टोटल इनकम के क्वेश्चन या टोटल इनकम के क्वेश्चन या डिडक्शन सेट ऑन सेट ऑफ के क्वेश्चन में एक बार नजर वापस घुमा लिया करो। कई बार ऐसा होता है कि कोई पॉइंट हमसे छूट सकता है। वैसे तो हमने जिस तरीके से सीक्वेंस में फॉलो किया, कोई पॉइंट छूटने के चांस ही नहीं है, बट फिर भी एक बार नजर घुमाना सेफ साइड पे रहता है। तो हमें क्वेश्चन में ग्रॉस टोटल इनकम पूछा था, लो भाई ग्रॉस टोटल इनकम निकाल लेते। GTI, एक ये 5,000, ठीक है, ये 50,000 और ऊपर 20,000, तो 20,000 प्लस 50,000, यार 50,000 प्लस 5,000, ये हमारा 75,000 आ रहा है सर ग्रॉस टोटल इनकम। समझ आया कैसे निकला? मस्त क्वेश्चन है ये सेट ऑन सेट ऑफ का, मेरे को तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन लगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक चीज और समझाना चाहूंगा मैं, प्लीज एक मिनट, बस 1 मिनट और प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर। मान लो अगर ये 115 BSc होता, इन केस 115 BSc होता, तो ये जो आप इंटरेस्ट क्लेम किया ना, इधर आओ ऊपर आओ, ये इंटरेस्ट, ये लेट आउट प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट है। आप इंटरेस्ट पूरा क्लेम करते सर, इंटरेस्ट तो पूरा क्लेम करते, पर दिक्कत ये हो जाती सर कि अगर ये लॉस आ जाता, जैसे कि लॉस आया है 2,11,000, इस लॉस को आप सिर्फ IHP की इनकम से एडजस्ट कर पाते, कहीं और जाके एडजस्ट नहीं कर पाते। मैं आपको सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए तैयार नहीं करा रहा हूँ, एग्जाम में हो सकता है दूसरा कोई और भी क्वेश्चन आ जाए, मैं तैयार आपको सब चीजों के लिए करा रहा हूँ। तो आपके दिमाग में ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आई बात समझ? यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेरे को लगता है जिसमें एग्जाम में फंसा सकता है वो आपको। बाकी तो ये क्वेश्चन अल्टीमेट है सर, इसमें सब चीज कवर्ड हो गई है सर। आया समझ? ये हमने आपका सेट ऑन सेट ऑफ कंप्लीट किया। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन चालू करेंगे सर डिडक्शन से कहानी, ठीक है। चलो तब तक के लिए थैंक यू, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना।